हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 35वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 35वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई, ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 35वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 35वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 10 है, 10 के बाद में 20 है, 20 के बाद में 40 है, 40 के बाद में 80, 80 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इस सीरीज में हमें दिया गया है 10 है, 10 से कितना बन रहा है 20 है, तो 10 से 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 10 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 10 का 2 गुना होता है 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 40 है, तो 20 से 40 कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 20 का क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो 20 का 2 गुना होता है 40। फिर देखिए 40 से कितना बन रहा है 80, तो 40 से 80 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर भी ध्यान से देखिए, यदि हम 40 का भी 2 गुना कर दें तो 40 का 2 गुना होता है 80। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 80 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 10 से 20 बना कैसे, 10 का 2 गुना करने से। 20 से 40 बना कैसे, 20 का 2 गुना करने से। 40 से 80 कैसे बना, 40 का 2 गुना करने से। यानी कि सभी का क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। तो 80 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस 80 का भी यहां पर कर देंगे 2 गुना। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 80 का हम क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो 80 का 2 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 80 का 2 गुना होता है 160 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 160 है। अब हमें देखना है कि संख्या 160 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 160 में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और फटाफट से अपने स्तर से इस सीरीज वाले प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आप सीरीज से संबंधित प्रश्न को सोल्व करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 4 है, 4 के बाद में 12,
12 के बाद में 36 है, 36 के बाद में 108 है और 108 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस सीरीज वाले प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि 4 से यहाँ पर 12 कैसे बना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 4 से 12 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 4 का क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो 4 का 3 गुना होता है 12। फिर देखिए 12 से कितना बन रहा है, 36 है, तो 12 से 36 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 12 का भी क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो 12 का 3 गुना होता है 36 है। फिर देखिए 36 से कितना बन रहा है, 108 है, तो 36 से 108 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए, यदि हम 36 का 3 गुना कर दें, तो 36 का 3 गुना होता है 108 है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 108 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर जो ये वाली संख्या ही है, इस संख्या को ध्यान से देखकर यहां पर पता लगाना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए 4 से यहां पर 12 बना कैसे, 4 का 3 गुना करने से। फिर देखिए 12 से 36 बना कैसे, 12 का 3 गुना करने से। फिर देखिए 36 से 108 बना कैसे, 36 का 3 गुना करने से। तो हम क्या कर देंगे, इस 108 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए इस 108 का भी कर देंगे 3 गुना। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, 108 का हम क्या करेंगे, 3 गुना कर देंगे। तो 108 का 3 गुना कितना होता है, तो 108 का 3 गुना होता है 324, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 324। अब हमें देखना है कि संख्या 324 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 324 हमें दी गई है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पति, परिवार और पत्नी का सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। और देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से संबंधित पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों को ध्यान से देखना है और आपको उन शब्दों के बीच में देखना है रिलेशन। यदि आप रिलेशन पता कर लोगे तो समझ लेना वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को भी आसानी से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए। सबसे पहले देखिए हमारे सामने 3 शब्द हैं जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए पहला शब्द है पति, दूसरा शब्द है परिवार और तीसरा शब्द है पत्नी। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान से देखिए, पति क्या होता है आप सभी को पता है, अलग होता है, और पत्नी क्या होती है, अलग होती है। यानी कि इतना हमें पता है कि पति और पत्नी दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए पति क्या होता है, एक परिवार का सदस्य होता है। इसी प्रकार से देखिए पत्नी भी क्या होती है, एक परिवार की सदस्य होती है। तो कॉमन क्या है, परिवार है। तो मेरे भाई पहला आरेख तो हम बना देंगे किसके लिए, परिवार के लिए। फिर देखिए दूसरा आरेख हम बनाएंगे किसके लिए, पति के लिए। तो यहाँ पर देखिए दूसरा आरेख हम बना देंगे पति के लिए। तीसरा आरेख हम बना देंगे किसके लिए, पत्नी के लिए। तो यहां पर तीसरा आरेख बन जाएगा पत्नी के लिए। और ध्यान से देखिए पति अलग है और पत्नी अलग है, यानी कि आपका पति, परिवार और पत्नी का 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहां पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितने भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है या फिर नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में आपको यहां पर पता करना है कि 88 से यहां पर 48 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से 88 से 48 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 98 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 88 से यहां पर 48 बन जाएगा कैसे, तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 88 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 88 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 8 मिलकर बन जाएगा 16। अब 16 से 48 कैसे बनेगा, तो यहां पर 16 से 48 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 16 का किया गया है 3 गुना। तो 16 का 3 गुना कितना होता है, तो आप सभी को पता है कि 16 का 3 गुना होता है 48। और मेरे भाई यहां पर देखिए 48 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 98 के अंदर है और 98 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 98 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 98 की दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप सभी को पता है कि 9 और 8 हो जाएगा 17। अब जिस प्रकार से 16 का 3 गुना करके यहां पर 48 लिखा गया है उसी प्रकार से हम यहां पर क्या कर देंगे मेरे भाई, इस 17 का भी हम क्या कर देंगे 3 गुना कर देंगे। तो आप सभी को पता है कि 17 का 3 गुना कितना होता है, तो 17 का 3 गुना होता है 51। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 51। अब हमें देखना है कि संख्या 51 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 51 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई एक काम कीजिए, जल्दी से इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने अभी बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए नंबर एनालॉजी के प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले तो हमें यहां पर पता करना है कि 38 से यहां पर 21 कैसे बनेगा। यानी कि जिस प्रकार से 38 से यहां पर 21 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 42 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, इस प्रश्न को बहुत ही शानदार लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो देखिए यहां पर 38 से 21 बन जाएगा कैसे। तो सबसे पहले क्या किया गया है, इस 38 के अंदर 2 का भाग दिया गया है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 38 के अंदर 2 का भाग दे देंगे तो यहां पर आ जाएगा 19। अब 19 से 21 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई देखिए यहां पर क्या किया गया है, इस 19 के अंदर +2 करके यहां पर लिखा गया है 21 और यहां पर ध्यान से देखिए 21 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 42 के अंदर और 42 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे सोल्व इसको। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 42 के अंदर भाग देंगे 2 का। तो यहां पर देखिए 42 के अंदर यदि हम 2 का भाग दे देंगे तो यहां पर आ जाएगा 21 और इस 21 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 21 और 2 मिलकर बन जाएगा 23। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 23। अब हमें देखना है कि संख्या 23 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 23 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। ऑप्शन ए है नाना साहेब ने, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफर ने, ऑप्शन सी है तात्या टोपे ने और ऑप्शन डी है झांसी की रानी ने। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। यानी कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर ने दिल्ली का सम्राट घोषित किया था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। यानी कि इन सभी में से जो प्लासी का युद्ध है, इस प्लासी के युद्ध को भारत में ब्रिटिश शासन की नींव माना जाता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है यहीं से, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, और इस प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन ए है अमेरिका देश से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन देश से, ऑप्शन सी है फ्रांस देश से और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया देश से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो
जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना फ्रांस देश के संविधान से प्रभावित है। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का पहला नगर निगम किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है दिल्ली शहर में, ऑप्शन बी है मद्रास शहर में, ऑप्शन सी है मुंबई शहर में, और ऑप्शन डी है कोलकाता शहर में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का पहला नगर निगम मद्रास शहर में स्थापित किया गया था। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए यहां पर एक प्रश्न और बनता है, और प्रश्न काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि भारत का पहला नगर निगम मद्रास शहर में कब स्थापित किया गया था? तो मेरे भाई याद रखना, भारत का पहला नगर निगम मद्रास शहर में कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1688 में, ठीक है। इसको भी आप जरूर याद रखना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, 1931 का कराची अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1931 का कराची अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि 1931 का कराची अधिवेशन किस कारण प्रसिद्ध है? तो मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की घोषणा के कारण प्रसिद्ध है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1953 में, और ऑप्शन डी है 1956 में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 1953 में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में, और ऑप्शन डी है 1955 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1950 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 है, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356 है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 है, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए कनाडा देश से, ऑप्शन बी है ब्रिटेन देश से, ऑप्शन सी है फ्रांस देश से और ऑप्शन डी है अमेरिका देश से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय योजना आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, ऑप्शन सी है लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में और ऑप्शन डी है राजीव गांधी के कार्यकाल में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। तो 15वें प्रश्न के अंदर सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अल बरूनी महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आरएनए वायरस से कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है डेंगू और ऑप्शन डी है तपेदिक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से आरएनए वायरस से फैलने वाला रोग है डेंगू। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 ए और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21 है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि अनुच्छेद 51 ए मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया देश से। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374
826893 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था भारत का संवैधानिक मसौदा तैयार करना। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।